नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय बिसावर। मैं मथुरा से हूँ। आप में से बहुत सारे साथी मुझसे परिचित हैं। मैं आपको प्रतिष्ठित और अच्छे साहित्य की कहानियाँ, कविताएं, मुक्त कविताएं और आलेख प्रस्तुत करता रहता हूँ। साहित्य के बारे में अनेक जानकारी और तथ्य आप तक पहुँचाता हूँ। विमर्श और चिंतन की बातें भी आपसे करता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर उपस्थित हूँ एक बहुत ही रोचक और जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर। इस कहानी के लेखक हैं मथुरा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार और लेखक डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी। डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी मथुरा में बहुत ही एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और भी पूरे देश में और विदेशों तक उनकी ख्याति पहुंच चुकी है। उन्हीं की एक पुस्तक माफ़ करना पिताजी कहानी संग्रह से यह कहानी मैंने ली है। कहानी का शीर्षक है नियति। तो मित्रों, इस कहानी का वाचन करता हूँ, आप आनंद लीजिए और मुझे उम्मीद है कि अन्य प्रस्तुति की भांति यह भी आपको पसंद आएगी और आप इसका अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे। कहानी नियति। ताउम्र दूसरों की समस्याओं को हल करते रहने वाले उपेंद्र बाबू आज अपने आप को अपनी ही समस्या में उलझ गया महसूस कर रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस जीवन का रहस्य क्या है ये जीवन। उपेंद्र बाबू के मन में विचारों का बवंडर उठा हुआ था। वे अपने आप को एकदम असहाय, एकाकी महसूस कर रहे थे। आज लंबा चौड़ा 350 वर्ग गज में बना भव्य मकान और उस मकान की ऊंची ऊंची दीवारें जैसे उपेंद्र बाबू की ओर प्रश्न पर प्रश्न उछाले जा रही थी। किस लिए, आखिर किस लिए बनाया था इतना बड़ा मकान? उपेंद्र बाबू क्या स्वयं पति और पत्नी के रहने के लिए या फिर अपने अति प्यारे बच्चों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए? मनोहर तब 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मंझला महेश 10वीं में और तीसरा बेटा सुनील 8वीं कक्षा का छात्र था जब उपेंद्र बाबू किराए के छोटे से मकान में रहा करते थे। यद्यपि 3 बच्चे और पति पत्नी कुल 5 प्राणियों के हिसाब से मकान का यह हिस्सा बहुत छोटा पड़ता था, उस पर भी स्नान गृह और शौचालय एक ही था। अक्सर ही स्नान गृह और शौचालय में प्रथम जाने की आपाधापी मची रहती थी। बच्चों को स्कूल की जल्दी के कारण तो मकान मालिक और उपेंद्र बाबू को अपने अपने दफ्तर जाने की हड़बड़ी के कारण, किंतु फिर भी उपेंद्र बाबू अपने सरल सौम्य व्यवहार के कारण मकान मालिक और अपने बच्चों के बीच यथासंभव सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करते रहते थे। उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि उनकी बात को घर बाहर का कोई व्यक्ति भी नहीं टालता था। लेकिन फिर भी उपेंद्र बाबू के मन में बच्चों की सहूलियत को देखते हुए अपना अलग एक बड़ा सा मकान बनवाने की इच्छा कुल बुलाया करती थी। किंतु आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं आड़े आ जाती थी और वे अपने विचार को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते थे। समय फुर कर उड़ चला जा रहा था। मनोहर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक प्राइवेट फर्म में वह प्रबंधक के पद पर नियुक्त भी हो गया था। अब मनोहर के विवाह के लिए आने वालों का घर पर तांता सा लगा रहता था और ऐसे में उपेंद्र बाबू को लगने लगा था कि या तो अब कोई अन्य बड़ा सा मकान किराए पर ले लिया जाए या फिर कहीं ज़मीन लेकर अपना ही सुंदर सा एक मकान बनवा लिया जाए। आखिर शादी के बाद मनोहर को तो अलग से एक कमरा चाहिए ही। महेश और सुनील को पढ़ाई के लिए भी अलग अलग कमरे चाहिए और फिर बड़े होते बच्चों के बीच उनके स्वयं के मित्रों और आगंतुकों के लिए भी एक बैठक जैसा कुछ होना ही चाहिए। सोचकर उपेंद्र बाबू ने बच्चों के साथ सलाह मशवरा किया और अपनी जमा पूंजी के अलावा अपने फंड और बैंक आदि से लोन लेकर एक मकान की नींव रख दी।
बच्चों की और आने वाली बहुओं की और उनके होने वाले बच्चों तक की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उपेंद्र बाबू ने आर्किटेक्ट से बढ़िया सा नक्शा बनवाकर मकान का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया था। दिन रात की भागदौड़ के बाद जब मकान बनकर तैयार हुआ तो गृह प्रवेश वाले दिन आने वाले सभी लोग उस भव्य मकान को देखकर दंग रह गए थे। उपेंद्र बाबू भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। जिंदगी भर किराए के मकान में काट लेने के बाद अपने मकान में रहने का सुख अनिर्वचनीय था, जिसे वे गूंगे के गुड़ की तरह मन ही मन महसूस कर रहे थे। मनोहर की शादी तय करते ही उपेंद्र बाबू की पत्नी का मन बल्लियां उछलने लगा था। शायद पुत्र वधू की सेवा शुश्रूषा की कल्पना मात्र से ही या फिर घर में उनके अलावा अन्य कोई स्त्री न होने के कारण अपनी संख्या में वृद्धि की सोचकर या फिर और किसी कारण से वे मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। घर में सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी और उपेंद्र बाबू का पर्याप्त संरक्षण एवं स्नेह प्राप्त होने के बावजूद वे अपने विवाह के कुछ वर्ष बाद ही एक भयंकर रोग की शिकार हो गई थी, जिसका उपचार वर्षों वर्ष तक चलने के बाद वे सामान्य तो हो गई थी, किंतु शरीर में रोग एक बार जो घुसा तो अंदर ही अंदर उन्हें घुन की तरह खोखला करता रहा था। अतः शारीरिक रूप से अपनी अस्वस्थतावश कभी वे सुख महसूस नहीं कर पाई। ऊपर से 3 बच्चों का लालन पालन और घर की साज संवर में भी कभी कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। अरे भगवान, कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए बिस्तर पर लेटकर आराम भी कर लिया कर, दिन भर पोलू के बैल की तरह खटती रहती है। उपेंद्र बाबू उन्हें स्नेह से टोकते तो वे मुस्कुराकर टाल जाते। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आराम कर लेती हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वे जानती थीं कि जिस घर में एक भी पुत्री नहीं होती उस घर में सारा कार्य माँ को ही निपटाना होता है। उनके भी एक पुत्री होती तो वह भी काम में उनके साथ बराबर की हिस्सेदारी करती। पता नहीं लड़की जात को जन्म लेते ही कहाँ से इतनी समझदारी आ जाती है कि अपनी माँ के साथ में वह स्वतः ही हाथ बटाने लगती है। सुबह को जागने से लेकर सोने तक झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन और घर के अन्य कामों को सामने वाले घर की लड़कियों को अपनी माँ के साथ करते देखती तो वह मन ही मन सोचने लगती, फिर दूसरे क्षण अपने ही विचारों को खारिज भी कर देती। अरे अच्छा है कोई लड़की नहीं है, नहीं तो आज के ज़माने में दहेज में खर्चने के लिए कहाँ से लाते 150 रुपया। 3 बेटे हैं तो कम से कम उनके विवाह की चिंता में घुलने की जरूरत तो नहीं है। सोच सोचकर वह मन ही मन इस संतुष्टि से उनकी दिन भर की थकान स्वयं ही समाप्त हो जाती। महेश ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह प्रतिदिन ही समाचार पत्रों में पढ़ कर नौकरी के लिए कहीं न कहीं पोस्टल ऑर्डर और आवेदन पत्र प्रेषित करने लगा था। पढ़ाई में तो वह शुरू से ही तेज था। 2-3 जगह की साक्षात्कार हेतु गया होगा कि एक बैंक से उसकी नियुक्ति का पत्र आ गया, लेकिन पोस्टिंग अपने शहर से बहुत दूर जालंधर शहर में होगी पढ़कर उपेंद्र बाबू और उनकी पत्नी हिचकिचाए थे। आप चिंता न करें मम्मी, मैं शीघ्र ही इधर कहीं नज़दीक आने का प्रयास करूंगा। महेश ने चलते चलते सांत्वना दी तो उपेंद्र बाबू और उनकी पत्नी की आंखों की कोर भीग उठी। मंझला पुत्र पहली बार घर से और उनकी आंखों से दूर नौकरी करने जा रहा था। वर्तमान युग की नौकरी की अनुपलब्धता एवं कठिनाई को देखते हुए पति ने अपने आप को तसल्ली दी, पर यह क्या, मनोहर की फर्म ने मनोहर को पदोन्नति पर दूसरी ब्रांच में मुंबई शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। मनोहर ने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो सुनकर दोनों ही भौचक्के से रह गए। एक और पुत्र की पदोन्नति और दूसरी ओर पुत्र विछोह। ये क्या हो रहा है ईश्वर, ये क्या हो रहा है हे ईश्वर। पहले मंझला पुत्र नौकरी पर घर से दूर हुआ और आज बड़ा पुत्र मनोहर भी बहुत दूर जा रहा है। 2-3 महीने भी
नहीं बीते होंगे कि मनोहर अपनी पत्नी को भी साथ ले गया, कहकर कि वहाँ पर खाने पीने की बहुत परेशानी रहती है, होटल का खाना उसे सूट नहीं करता। और इसी क्रम में उपेंद्र बाबू की सेवानिवृत्ति तक तीनों पुत्र एक एक कर अपनी अपनी शादी के कुछ महीनों बाद ही अपनी पत्नियों को अपने साथ ले गए। कुछ दिन की चहल पहल और खुशियाँ बांटकर उपेंद्र बाबू और उनकी पत्नी ठगे से देखते रह गए। घर की सुनी सुनी दीवारों को देखकर उनकी रुलाई फूट पड़ती। उन्होंने अपने आप को संभाला और चारों तरफ रिश्तेदारी में नज़र घुमाई, शायद कोई छोटा बच्चा मिल जाए जिसे वे सहारे के लिए अपने पास रख सकें, किंतु कोई भी नज़र न आया। तो उन्होंने एक सेवक ही रख लिया, किंतु उपेंद्र बाबू यहाँ भी चले गए। कुछ दिन बाद ही वह सेवक भी घर से कुछ सामान और नकदी के साथ गायब हो गया। तो वे निराश हो उठे। किसी से गिला शिकवा भी क्या करते, जब अपने ही तीन तीन पुत्रों के होते हुए वे नितांत अकेले पड़ गए थे संसार में। उम्र धीरे धीरे कर ढलती जा रही है और इसी के साथ शारीरिक क्षमता भी धोखा देने लगी है। ऐसे में जब उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता है, बेटे और बहुएं बिना लड़े बिना बंटवारा किए ही अपनी अपनी नौकरी और परिस्थितियों की मजबूरी दर्शाते हुए अपने बीवी बच्चों के साथ लिए एकल परिवारों में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के होते हुए भी एकल परिवार का जीवन। सोचते सोचते उपेंद्र बाबू ने एक ठंडी आह भरी, फिर किचन में एक गिलास में गर्म पानी और दोपहर की दवाएं लेकर कई दिन से अस्वस्थ चल रही पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने उपेंद्र बाबू को दवा और पानी लिए देखा, फिर घर की ऊंची ऊंची सूनी दीवारों की ओर एकटक निहारा और उसी के साथ उनकी आंखों की कोर से 2 बूंद निकलकर बिस्तर पर चू पड़ी। मित्रों, अभी आपने सुनी डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी, जो हम सभी के प्रत्येक के जीवन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल आम जीवन से जुड़ी हुई कहानी के लेखक डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।